वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं और आज और कल में हमारा सारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि आज आपके लिए डे में भी वीडियो आई है और नाइट में भी वीडियो आएगी। कल को भी आपके लिए डे में वीडियो आएगी और नाइट में भी वीडियो आएगी। तो कुल मिलाकर 4 क्लासेस में हम अपनी सारी थ्योरी जो है कंटेंट की वो कंप्लीट कर लेंगे। तो 29 और 30 मतलब इसी नवंबर में आपकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई है या हो जाएगी बिल्कुल। बस आप उसका अच्छे से रिवीजन करें। 30 के बाद आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सीरीज़ आएंगी, जिसमें हमारी जो थ्योरी हमने करी है वो उसका एक आपका रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद पेडागोजी की 1 या 2 मैराथन में सारा जो कंटेंट है पेडागोजी का वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। और उसके अलावा हमारे पास करने के लिए बस फिर क्या रहेगा, टॉप 100 टॉप 200 क्वेश्चंस रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पेडागोजी के प्रीवियस ईयर भी कर रखे हैं। प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएंगे। कंटेंट के सारे सीटेट जो प्रीवियस ईयर हैं वो भी हमने कर रखे हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं। थ्योरी सेक्शन अब हमारा आज और कल में जो कंटेंट वाला है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम प्रैक्टिस सीरीज़ करेंगे और पेडागोजी को मैं 1 या 2 मैराथन में सारा जो कंटेंट है वो आपको करा दूंगी। तो मैम पर ट्रस्ट रखें, बहुत ही जल्दी हम सारा सब कुछ जो है वो रैप अप कर लेंगे। थ्योरी सेक्शन हमारा आज और कल में जो है वो ख़त्म होने वाला है। और आज की क्लास में हम अपना टॉपिक नंबर 26 और 27 देखने वाले हैं, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जो हमको एनसीईआरटी की क्लास 7th में चैप्टर नंबर 10 देखने को मिलता है। उसके अलावा जो और दूसरा टॉपिक हम देखेंगे वो है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट, जंतुओं और पादपों में परिवहन। और ये टॉपिक भी हमको एनसीईआरटी की क्लास 7th में चैप्टर नंबर 11 में देखने को मिलता है। और आज हम ये थ्योरी सेक्शन देखेंगे और नाइट में जो है आपके लिए इनके प्रीवियस ईयर और जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था रिप्रोडक्शन वाला उसके भी प्रीवियस ईयर इंक्लूड करके तीनों के प्रीवियस ईयर मैं आपको नाइट में करा दूंगी। कल को जो टॉपिक हम देखेंगे वो देखेंगे सॉइल और कंबस्शन वाला टॉपिक, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं और उसके प्रीवियस ईयर देख लेंगे और उसी के साथ आपकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से बनते हैं पर बन सकते हैं, तो वो भी मैं एक क्लास में कंप्लीट करा दूंगी। जैसे आपका अर्थक्वेक वाला है, साइक्लोन वाला है, उसके अलावा बॉडी मूवमेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आया था सीटेट 2020 में। तो कुछ छोटे छोटे जो टॉपिक हैं वो मैं एक ही क्लास में कवर अप कर दूंगी आपके लिए बाद में। बाकी जो आपका थ्योरी है वो ऑलमोस्ट आपकी जो है कल को कंप्लीट पूरी हो जाएगी। बस आप उसका अच्छे से रिवीजन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रही, तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले रेस्पिरेशन, श्वसन क्या होता है। अब देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इतनी बात बता दी थी, जो हमारी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वहाँ पर जाकर हमारा सारा फूड जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। और किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किस में? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड में, अमीनो एसिड में, इन सब में जो हमारा फूड है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, अमीनो एसिड है, ये हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे डिफरेंट ऑर्गन तक जाता है। ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी। तो जो उसमें ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज ही हमें एनर्जी देती है। क्या देती है? ये ग्लूकोज ही हमें एनर्जी देती है। तो ये एनर्जी क्या हमें डायरेक्ट मिल जाती है? जी नहीं। ये जो ग्लूकोज है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था भोजन में, जो कन्वर्ट हो गया किस में? ग्लूकोज में। तो वो ग्लूकोज जब हमारी ब्लड वेसल्स, हमारे रक्त में जा रहा है, तो वो ग्लूकोज हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता, डायरेक्ट ऊर्जा नहीं देता। उसके लिए रिएक्शन होनी ज़रूरी है। और वो रिएक्शन कौन कराता है? वो रिएक्शन कराता है ऑक्सीजन, जो हम श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। जब हम रेस्पिरेशन, श्वसन करते हैं, तो जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करती है। और रिएक्शन के साथ ही क्या रिलीज होती है वहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, एनर्जी। जो एनर्जी हमें मिल रही है भोजन से, फूड से, जो ग्लूकोज है, वो कैसे मिल रही है? जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं। जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन से साथ ग्लूकोज की रिएक्शन होती है और उसी रिएक्शन में हमें ऊर्जा, एनर्जी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ पर रिलीज होती है। तभी हम कहते हैं हम ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हम कम अमाउंट में लेते हैं। लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं,
अपनी हम बाहर एक्सेल कर रहे होते हैं, सांस को बाहर निकाल रहे होते हैं, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्यों हो जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर ग्लूकोज ने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जब हम एक्सेल कर रहे हैं, सांस को बाहर निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। तो समझ में आया हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें फूड से क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो फूड से एनर्जी हमें कैसे मिलेगी? जब हम श्वसन करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है। द स्टोर्ड एनर्जी इन फूड इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो ग्लूकोज के अंदर एनर्जी स्टोर है वो हमें कैसे मिलती है? वो कब रिलीज होती है? जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम श्वसन करते हैं। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। इसलिए जो सभी जीव हैं वो श्वसन करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं। किसको प्राप्त करने के लिए? भोजन से ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, फूड से एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। अब दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, दो तरह के श्वसन होते हैं। एक होता है आपका एरोबिक और एक होता है अनएरोबिक। एक होता है वायवीय और एक होता है अवायवीय। तो वायवीय जो एरोबिक श्वसन है वो हम करते हैं नॉर्मली। उसमें क्या होता है? जो फूड है, जो हमारा ग्लूकोज है इनसाइड द सेल, अब वो सेल में मतलब हमारे ब्लड के अंदर है, ब्लड के सेल के अंदर है वो फूड जो ग्लूकोज है, वो रिएक्शन करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और डिसइंटीग्रेट करता है, बाहर निकालता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन। याद रखिए, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी। तो इस तरह से हमें एनर्जी मिल जाती है। और यही रिएक्शन जो हो रही है वो क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन है, जिसमें हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है, अवायवीय श्वसन है, उसमें क्या होता है? उसमें बिना ऑक्सीजन के ही फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वहाँ पर क्या रिलीज होता है? ह्यूमन के केस में तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा रिलीज होती है। लेकिन अगर ईस्ट की बात करें, जो फंगाई है, ईस्ट है, वो जो फंगाई ईस्ट है ना, वो अनएरोबिक श्वसन करता है, अवायवीय श्वसन करता है। उसको श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। वो बिना ऑक्सीजन के ही जो फूड है, जो ग्लूकोज है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? अल्कोहल में। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और साथ में ऊर्जा, एनर्जी भी रिलीज होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ईस्ट जो हमारा फंगाई है, ईस्ट, उसमें कैसा रेस्पिरेशन होता है? तो उसमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और इसमें क्या होता है? फूड में ब्रेकडाउन, विखंडित हो जाता है, इवन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन नहीं भी है तब भी ऐसा फूड जो है वो ब्रेकडाउन होगा और अल्कोहल वहाँ पर रिलीज होती है। तभी हमने देखा था जब हम शुगर से, है ना, पानी और शुगर की रिएक्शन में क्या बना रहे थे? अल्कोहल बना रहे थे। तो वहाँ ईस्ट का पाउडर डाला जाता है। क्या डाला जाता है? ईस्ट का पाउडर डाला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो अनएरोबिक श्वसन करता है और उसमें वो क्या रिलीज करता है? उसमें वो अल्कोहल को रिलीज करता है और उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। वो सब हमने पहले पढ़ लिया है। तो समझ में आ गया। एरोबिक श्वसन तो हम करते हैं, रेस्पिरेशन एरोबिक। वायवीय रेस्पिरेशन तो हम करते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं? फूड जो भोजन है हमारा वो ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। लेकिन जो अवायवीय श्वसन है वो कौन करते हैं? ईस्ट करते हैं। इसके अलावा अवायवीय श्वसन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग भी करते हैं कभी कभी। कब? जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। तो उस समय आपने देखा होगा आप सांस जल्दी जल्दी लेते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ताकि आपको ज़्यादा एनर्जी मिले। तो उस समय पूरी ऑक्सीजन आपको मिल नहीं पाती है। तो उस समय हम भी क्या करते हैं? अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और उस अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की अब्सेंस में हम क्या रिलीज़ करते हैं? हम लैक्टिक एसिड और एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। क्या रिलीज़ करते हैं? लैक्टिक एसिड। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। क्या आ जाता है? मसल्स पे क्रैम्प आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा जब आप 3-4 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपके पैर जो हैं वो कँपाने लगते हैं। तो क्यों? क्योंकि जो आप सांस ले रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। तो वहाँ पे आपने अनएरोबिक रेस्पिरेशन किया और जिसकी वजह से इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में ना कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो गया? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया।
और उस लैक्टिक एसिड की वजह से आपको क्या आ गए, मसल्स क्रैम्प आ गए। तो ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि मसल क्रैम्प कब होते हैं, ड्यू टू लैक्टिक एसिड। इफ़ यू ये तो वहाँ पे बात की बात बता दी है, तो बस याद रखना मसल क्रैम्प क्यों होते हैं, जब हम हमारी बॉडी में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें मसल्स क्रैम्प होते हैं। हम मसाज करें, अगर हम अपने पैरों की मसाज करें या उनको गर्म पानी से गर्म करें, तो वो लैक्टिक एसिड जो बन गया है वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो जब भी आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके बाद गर्म पानी से अपने थोड़े से गुनगुने पानी में अपने पैर रख लें या फिर थोड़ी सी मसाज आप करें, ताकि जो लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में बन गया है वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब देखिए रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम अंत श्वसन करते हैं, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, सीधी सी बात है। और जब हम एक्सेल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पर ज़्यादा से मतलब है कि जब हम ले रहे हैं तो हम 0.04% के अप्रोक्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन जब हम रिलीज़ करते हैं तो यही कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोक्स 4% हो जाती है। तो इनहेल के समय तो ऑक्सीजन, ये कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ये तो नहीं बोलेंगे कि रिच इन ऑक्सीजन, हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम है जब हम इनहेल कर रहे हैं, जब हम अंत श्वसन कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक्सेल कर रहे हैं, उच्छ्वसन कर रहे हैं, सांस को बाहर निकाल रहे हैं, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि अभी हमने देखा जब फूड के साथ रिएक्शन हुई तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज़ कॉल्ड श्वसन दर, ब्रीथिंग रेट। एक पर्सन 1 मिनट में जितनी बार ब्रीथ करता है, सांस लेता है, वही उसका ब्रीथिंग रेट, श्वसन दर कहलाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ऑन एन एवरेज जो एडल्ट ह्यूमन है, जैसे हम एक एडल्ट ह्यूमन हैं, तो रेस्ट पोजीशन पे हम कितना ब्रीथ करते हैं, 15 to 80 टाइम इन अ मिनट। कितना, 15 to 80 टाइम इन अ मिनट। लेकिन जब हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो उस समय ये जो हमारा ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, कितना, अप टू 25 पर मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मल स्टेट में 15 to 18 टाइम, और जब हम रेस वगैरह एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस समय 25 टाइम पर मिनट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन होता कैसे है, कैसे जो ऑक्सीजन हमने ली वो हमारे ब्लड तक पहुंच गई। ठीक है, होता क्या है, आप नसल कैविटी से सांस लेते हैं, नाक से नॉस्ट्रिल होते हैं, वहाँ से आप सांस लेते हैं। सांस जो है वो आपकी श्वास नली, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया देखिए यहाँ पे लिखा भी है ट्रैकिया। तो ये श्वास नली जो ट्रैकिया है, इसमें जो है हमारी सांस आती है, जो हम सांस ले रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। ठीक है, फिर वो आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम श्वासनी या ब्रोंकाई या ब्रोंकस कहते हैं। ठीक है, ब्रोंकाई एक को कहेंगे, दोनों को हम ब्रोंकस कहेंगे, नहीं एक को ब्रोंकस, दोनों को ब्रोंकाई कहेंगे। ठीक है, इस तरह से होता है। जैसे देखिए ट्रैकिया है, तो एक ट्रैकिया इधर इधर और इधर, ऐसे 2 पार्टों में ये बट जाता है, 2 पार्टों में ये बट जाता है। जब ये 2 पार्टों में बट जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे 2 लंग्स हैं, तो 2 पार्टों में जब ये बट जाता है उसको क्या हम बोलते हैं, उन 2 पार्टों को हम ब्रोंकाई बोलते हैं या फिर ब्रोंकस बोलते हैं। अब होता क्या है, यही श्वासनी, यही जो ब्रोंकस या ब्रोंकाई है, हमारी जो वायु ली है हमारे दोनों लंग्स, हमारे दोनों फेफड़े तक उनको पहुंचा देते हैं। अब लंग्स क्या करते हैं, यही श्वासनी, अब जो लंग्स हैं, लंग्स ये देखिए 2 लंग्स हैं, इन 2 लंग्स के अंदर यही जो ब्रोंकस या ब्रोंकाई थी, श्वासनी थी, ये आपकी श्वासनिका में, ब्रोंक्यूल्स में बदल जाती है। देखिए यहाँ पर एक इस तरह से, देखो बहुत सारे इस तरह से यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे होंगे, तो ये छोटे छोटे और लाइंस में बदल जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्वासनिका बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ये ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं इस तरह से, इनके अंदर भी छोटे छोटे गुच्छे होते हैं, कूपिकाएँ होती हैं, जिन्हें हम एल्वियोली बोलते हैं, कूपिकाओं को। और उन एल्वियोली के अंदर हमारी जो ऑक्सीजन है वो पहुंचती है, और वो एल्वियोली जो कूपिकाएँ हैं
उनमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं और इस तरह से जो ऑक्सीजन है वो हमारे पूरे ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाता है। तो समझ में आया, सबसे पहले क्या होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया दो हिस्सों में बदल जाता है, ब्रोंकस में, वहाँ से सांस जाते हुए हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स में जाके वो हमारी ब्रोंक्योली में बढ़ जाती है और ब्रोंक्योली से होते हुए वो हमारी कूपिकाओं एल्वियोली में जाती है और वहाँ से जो कूपिकाएँ एल्वियोली हैं उनमें ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती हैं और इस तरह से ऑक्सीजन हमारे ब्लड तक पहुंच जाती है और फिर आगे वो अपना काम करना शुरू कर देती है। लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। जो लंग्स हैं वो हमारी पूरी एक वक्ष गुहा है, जैसे हमारा मुंह का होता है ना मुख गुहा, जिसमें हमारा टीथ भी आ जाता है, हमारी टंग भी आ जाती है, ऐसे ही हमारा जो स्टमक है उसके नीचे हमारा चेस्ट कैविटी होती है, वक्ष गुहा होता है और उसी के अंदर हमारे लंग्स होते हैं। और ये लंग्स जो हैं किससे प्रोटेक्ट होते हैं, ये हमारी पसलियाँ जो रिब्स होती हैं उनसे प्रोटेक्ट होते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारे कितने पेयर ऑफ रिब्स होते हैं और किस तरह से ये होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है उसी कैविटी में जो लंग्स होते हैं और ये लंग्स हमारे किससे प्रोटेक्ट होते हैं, ये हमारे रिब्स जो हमारी पसलियाँ होती हैं उनसे प्रोटेक्ट होती हैं। देखिए इसके बाद जो है क्या बताया गया है, ए लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड अ डायफ्राम प्रोवाइड द फ्लो टू द चेस्ट कैविटी। यहाँ पर डायग्राम में देख लेते हैं, देखिए ये लिखा है यहाँ पर क्या, डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या है, इसको बेस देता है, क्या देता है, बेस। अब देखिए जो लंग्स हैं वो लटके तो रहेंगे नहीं, तो उनको जो बेस, उनको जो सपोर्ट दे रहा है वो क्या देता है, डायफ्राम देता है। डायफ्राम जो है वो वहाँ पर एक बेस की तरह, सरफेस की तरह काम करता है डायफ्राम, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये जो लार्ज मस्कुलर शीट होती है इसे ही हम डायफ्राम कहते हैं और ये फ्लोर की तरह काम करती है, किसके लिए, चेस्ट कैविटी के लिए, वक्ष गुहा के लिए। अब देखिए होता क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। जब हम इनहेल करते हैं, जब हम अंत श्वसन करते हैं, सांस को लेते हैं, तो उस समय जो हमारी रिफ्स हैं, पसलियाँ हैं, वो बाहर की तरफ मूव अप हो जाती हैं और आउटवर्ड हो जाती हैं। जब आप सांस लेके देखिए तो आपकी जो पसलियाँ हैं वो ऊपर की तरफ हो जाएंगी, मूव अप हो जाएंगी और बढ़ जाएंगी, आउटवर्ड हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि उन्हें बहुत सारी सांस अपने अंदर लेनी है, ऑक्सीजन को लेना है, तो इस वजह से एक तो वो ऊपर की तरफ हो जाती हैं और आउटवर्ड हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। और उस केस में होता क्या है, जो डायफ्राम होता है वो हमारा नीचे की तरफ चला जाता है। क्यों, देखिए ये बेस है, अब बेस में जब हवा आ रही है तो सीधी सी बात है ये नीचे की तरफ को हो जाएगा, तो सीधी सी बात है जो डायफ्राम है वो हमारा नीचे की तरफ होता है। सेम इसी तरह से जैसे बैलून है, जब वो फूला हुआ नहीं है तो वो पिचका हुआ है, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें हवा भरी तो वो नीचे की तरफ को बढ़ने लगता है ना। तो सेम ऐसे जो डायफ्राम जो बेस प्रदान कर रहा है हमारी चेस्ट कैविटी को, जब हम सांस लेते हैं ना तो वो डायफ्राम जो है नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करता है और ये क्वेश्चन सीटेट में बना है। तो डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है जब हम इनहेल करते हैं और पसलियाँ जो होती हैं वो हमारी ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ जाती हैं। लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं, उच्छ्वसन करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, जो हमारी रिफ्स होती हैं वो डाउनवर्ड जाती हैं और इन्वर्ट हो जाती हैं और डायफ्राम जो है वो हमारा फिर से वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, फॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। आप इनहेल याद कर लीजिए, एक्सेल उसका उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम भी बता दिया है कि जब हम इनहेल करते हैं तो 21% ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जाती है, सिर्फ 0.04%। लेकिन जब हम एक्सेल कर रहे हैं, उच्छ्वसन कर रहे हैं, तो उस समय जो ऑक्सीजन है वो तो कम हो गई, 16.4 हो गई, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो गई, 4.4% हो गई। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमारी बॉडी ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करा था, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वहाँ पर बढ़ गई थी। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। अब हम कुछ एनिमल्स में और देखेंगे कि वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। जैसे कॉकरोच होता है, उसके साइड में स्मॉल ओपनिंग होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। याद रखना कहाँ होते हैं, साइड में। ये क्वेश्चन भी बना है कि कहाँ होते हैं उसके जो ओपनिंग होती हैं स्मॉल, वो उसकी साइड में, दोनों तरफ साइड में होती हैं कॉकरोच के। और इन्हीं ओपनिंग को जहाँ से वो श्वसन करेगा
रखिएगा, इन्हीं ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स बोलते हैं, श्वास रंध्र बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बना है कि कॉकरोच किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो स्पाइरिकल्स श्वास रंध्र के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। अब होता क्या है, कुछ इंसेक्ट वगैरह की अगर मैं बात करूं, कीड़े मकोड़ों की बात करूं, तो उनमें भी नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं या फिर श्वास प्रणाल बोलते हैं या वाताक बोलते हैं। तो जो इंसेक्ट वगैरह हैं वो भी एयर ट्यूब के नेटवर्क की सहायता से गैसों का एक्सचेंज करते हैं, वो भी उनका भी फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकियाई। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इंसेक्ट किसके थ्रू करते हैं, ट्रैकियाई, और जो कॉकरोच है वो किसके थ्रू, स्पाइरिकल्स के थ्रू। ठीक है। उसके अलावा जो फ्रॉग है, फ्रॉग जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंढक, मेंढक और अर्थवाम जो केचुआ होता है वो ब्रीथ करते हैं अपनी स्किन से। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कौन अपनी स्किन त्वचा से ब्रीथ करता है, तो वो फ्रॉग और अर्थवॉर्म। फ्रॉग जो होता है वो लंग से भी करता है, जब ये लैंड में होता है, जब ये स्थल पे होता है तो ये फेफड़ों लंग से ब्रीथ करता है, लेकिन जब ये पानी में होता है तो ये अपनी स्किन से ब्रीथ करता है। तो याद रखिएगा, फ्रॉग और अर्थवॉर्म जो हैं वो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं, बिकॉज ऑफ विच द स्किन ऑफ बोथ द ऑर्गेनिज्म इज मॉइस्ट एंड सिलिमी। यही क्वेश्चन सीटेट में बना था कि इन दोनों की स्किन कैसी होती है, क्योंकि ये अपना ब्रीथ जो है स्किन से करते हैं, तो इनकी जो स्किन होती है वो बहुत मॉइस्ट होती है, पानी पानीदार होती है, और स्लिमी बहुत चिकनी होगी, और ऐसा लगेगा जैसे उस पर पानी है। तो मॉइस्ट और स्लिमी स्किन होती है इनकी। ठीक है। और याद रखिएगा, फ्रॉग जो होता है वो लंग से भी ब्रीथ करता है जब वो लैंड पर होता है। अब अगर मैं फिश की बात करूं, तो फिश अपने गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन को, जो पानी में ऑक्सीजन है उसको लेते हैं। तो फिश क्लोम, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोम या गिल, इनके सहायता से क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो पानी के अंदर घुली हुई है उसको लेते हैं, एब्जॉर्व करते हैं ऑक्सीजन को जो पानी में डिजॉल्व होती है। तो सीटेट में क्वेश्चन आया था कि पानी में जो जो फिश के गिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो जो फिश के, मछली के गिल्स हैं, क्लोम हैं, वो क्या करते हैं, पानी में जो एब्जॉर्ब ऑक्सीजन है उसको डिजॉल्व करते हैं। क्लोम वाटर में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। इंग्लिश में बोले तो एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है वो क्लोम क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करते हैं। तो ये सारा था आपका रेस्पिरेशन। मुझे लगता है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। 1000 प्लस का टारगेट है और मुझे लगता है स्टूडेंट इतना तो कर सकते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए अब आगे अगला टॉपिक समझते हैं, क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। जंतुओं और पादप में जो परिवहन होता है वो अब हम समझेंगे। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो हमने ऑलमोस्ट लगभग समझ लिया है। कैसे, मैंने आपको बताया था जो स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज हैं वो हमारे ब्लड की सहायता से ब्लड वेसल से होते हुए हमारे डिफरेंट ऑर्गन में जाते हैं, हमारे डिफरेंट अंगों तक जाते हैं। तो वो ले जाने का काम ही तो क्या है, इधर से उधर जाने का काम ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट। तो वही ट्रांसपोर्टेशन है हमारी बॉडी के अंदर। प्लांट एंड एनिमल में जो सब्सटेंसेस हैं जब हम उनको अलग अलग पार्ट तक पहुंचाते हैं तो वही आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन कर रहा है इसको समझना है। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जितने भी जो डाइजेस्टेड फूड कन्वर्ट हो गया था ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड में, तो वो किस में आ रहा था, वो ब्लड के अंदर आ रहा था। किसके अंदर आ रहा था, ब्लड के अंदर जो सेल हैं वो वहाँ उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। और ये ब्लड जो हमारा है वो किसकी सहायता से जाता है, वो ब्लड वेसल्स की सहायता से जाता है। रक्त की जो नलियाँ होती हैं उनके अंदर ये ब्लड जाता है। अब ये जो ब्लड जा रहा है इसको स्पीड कौन दे रहा है, पानी को अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उसको प्रेशर देना होगा, स्पीड वहाँ पर होगी। तो पानी को, तो वहाँ पर हम टंकी के थ्रू उसमें प्रेशर होता है, तो यहाँ पर प्रेशर कौन देता है कि किस वजह से ये जो ब्लड है रक्त वाहिनियों में चलता चला जाता है। यहाँ पर ये काम करता है हमारा हार्ट। हार्ट क्या करता है, हमारा जो हृदय है वो हमारे रक्त को पंप करता है और इसको प्रेशर देता है, जिसकी वजह से ये जो है हमारे अलग अलग ऑर्गन तक जाता है। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें देखी। एक था ब्लड जो हमारे सारे सब्सटेंसेस को लेकर जाएगा, और वो ब्लड किसके अंदर है,
है वो ब्लड वेसल्स के अंदर है, रक्त वाहिनी के अंदर है। और इस ब्लड को प्रेशर कौन दे रहा है? वो हमारा हार्ट दे रहा है, हृदय दे रहा है। तो ये तीनों ब्लड, ब्लड वेसल और हमारा हार्ट, ये तीनों मिलकर ही क्या बनाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा सीटेट में, सर्कुलेटरी सिस्टम को किसने डिस्कवर किया? विलियम हार्वे ने। तो एक एक करके सारे पढ़ेंगे कि ब्लड क्या है, ब्लड वेसल्स क्या है और हमारा हार्ट कैसे फंक्शनिंग करता है। अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड क्या कर रहा है? जितने भी जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो हमारे अलग अलग पार्ट तक लेकर जाता है ब्लड वेसल्स की सहायता से, रक्त वाहिनियों की सहायता से। ये क्या करता है? ऑक्सीजन, जो हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन है उसको भी ब्लड के सेल्स में पहुंचाकर वही वो भी तो जाता है। अभी हमने लंग्स में देखा था, लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो भी ब्लड वेसल्स की सहायता से ब्लड के अंदर ही तो आती है। जो ब्लड के सेल होते हैं वो वहाँ से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और वो ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियों की सहायता से ब्लड जो है वो आगे चला जाता है और अलग अलग पार्ट तक वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन को भी एब्जॉर्ब करता है ब्लड। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। जैसे किडनी, किडनी क्या करती है? रक्त को फिल्टर करती है और वहाँ से जो यूरिन है, जो वेस्ट सब्सटेंस है, फ्लूइड है, वेस्ट फ्लूइड है, वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। जो ब्लड के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो बने हैं वो वहाँ से बाहर हो जाते हैं। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? ब्लड। ब्लड के अंदर कौन? जो ब्लड के सेल हैं। ठीक है, देखिए ब्लड जो है वो हमारा एक लिक्विड है, एक द्रव है, जिसके अंदर सेल्स होते हैं बहुत तरह के, जो उसमें फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं, उसके अंदर लटके हुए होते हैं। अब ये जो फ्लूइड होता है ब्लड के अंदर, जो द्रव है, ये द्रव वाला पार्ट जो ब्लड का होता है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका प्लाज्मा कहलाता है। और ये प्लाज्मा जो होता है बॉडी में 55% होता है हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, ये जो येल्लो पार्ट होता है, प्लाज्मा कैसा होता है? येल्लोइश पार्ट होता है आपके ब्लड का। अब ब्लड में सेल्स होते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। रेड ब्लड सेल तो आपके 45% अप्रॉक्स होते हैं और डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो 1% से भी कम होते हैं। रेड ब्लड सेल में एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन ही क्या करता है? जो ऑक्सीजन होता है हमारे सेल्स तक, हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं उन तक उनको सही से पहुंचाता है, उनको उनका परिवहन कराता है, उनका ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो डिफ़िकल्ट होगा टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफ़िशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी को, उनको ऑक्सीजन चाहिए और उनको ये ऑक्सीजन कौन दिलवा रहा है, कौन हेल्प कर रहा है? ये हीमोग्लोबिन ही हेल्प करता है। तो याद रखिए क्वेश्चन बनता है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ जो सेल्स हैं बॉडी के अंदर, वहाँ तक ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवाता है। और अगर इसकी कमी होगी तो आपका ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट तक नहीं जाएगा और जिससे आपके बहुत से फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे, बॉडी आपकी बहुत लो फील करेगी। और ये जो हीमोग्लोबिन है, इसी की प्रेजेंस की वजह से जो आपका ब्लड होता है वो कैसा होता है? वो रेड होता है। क्यों? क्योंकि इस हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है और वहीं से क्या होता है? इसका कलर कैसा होता है? ये हीमोग्लोबिन, आयरन की प्रेजेंस, इसके अंदर आयरन होता है जिसकी वजह से ये कलर को कैसा कर देता है? ब्लड के रेड कर देता है। कौन? हीमोग्लोबिन। तो समझ में आया हीमोग्लोबिन क्या है? ये ऑक्सीजन की सेल तक पहुंचा रहा है ना, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है ना। तो ये, और हमारे ब्लड का रेड कलर कौन कर रहा है? वो भी हीमोग्लोबिन कर रहा है। वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं? हमारे शरीर में जो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया आते हैं, जम्स वगैरह आते हैं, उनको उनसे लड़ता है। उनसे कौन लड़ता है? डब्ल्यूबीसी के जो सेल होते हैं वो हमारे शरीर में जितने भी जम्स वगैरह एंटर कर रहे हैं उनसे लड़ने में मदद करते हैं। एक तरह से हमारे शरीर की दवाई की तरह काम करते हैं आपके वाइट ब्लड सेल। एक और पार्ट होता है हमारा ब्लड के अंदर जिसे हम बोलते हैं क्या? प्लेटलेट्स। अब देखिए होता क्या है, आपके अगर चोट लग जाती है तो ब्लड निकलता है और वो ब्लड कुछ समय बाद रुक जाता है। तो वो रुक क्यों जाता है? क्योंकि ब्लड का वहाँ पर क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है। तो जो ब्लड का वो क्लॉट बन रहा है, थक्का बन रहा है, वो किसकी वजह से बन रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन ब्लड, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। और यही हमारे रक्त का थक्का बनाते हैं। अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स सही से काम नहीं कर रही हैं, रक्त का थक्का सही से नहीं बन रहा है, तो कौन सा हार्मोन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही सिंपल सा एच से उसका नाम है, बताइए वो कौन सा हार्मोन है। ठीक है, तो ये सारा था जो हमें ब्लड के बारे में देखने था।
अब इसके बाद हम देखेंगे कि स्पंदन दर क्या होती है। जो हमारी बीट्स होती हैं, जो जो हमारा हृदय है वो जो लप डप करता है, वो बीट्स पर मिनट कितनी बीट्स करता है पर मिनट में, वही हमारा पल्स रेट होता है। और एक रेस्टिंग पर्सन में ये जो पल्स रेट होता है वो कितना होता है, 72 टू 80 बीट्स पर मिनट होता है। कितना, 72 टू 80 बीट्स पर मिनट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए, जो हमारी बॉडी है उसमें दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, नलियाँ होती हैं। एक होती हैं आपकी आर्टरीज, जिन्हें हम धमनी बोलते हैं। एक होती हैं वेन, जिन्हें हम शिरा बोलते हैं। ये जो आर्टरीज होती हैं, ये जो धमनी होती हैं, ये हमारा देखिए बीच में हमारा ये हार्ट है। तो हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, उस वाले ब्लड को हमारे डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक लेकर जाती हैं। तो ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन जो रिच वाला ब्लड है, उसको हमारे हार्ट से, हमारे हृदय से हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक लेकर जाती हैं। कौन, आर्टरीज। ये कहाँ से लेके जा रही है, हमारे हार्ट से बॉडी तक। कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त, वो कौन है, आर्टरीज है। इसका एक एक्सेप्शन भी है, पल्मोनरी आर्टरी। वो हृदय से लेकर तो जाती है, लेकिन वो रिच, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको नहीं लेकर जाती, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर जाती है हमारे लंग्स तक। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन भी है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए क्या सारी आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर जाती है, नहीं, एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके जाती है। अब देखिए, ये हमारा हार्ट है, हार्ट से हमारी बॉडी तक लेकर जा रही हैं। तो यहाँ पर इनकी जो ब्लड का फ्लो होता है इनमें, वो बहुत रैपिड होता है, बहुत तेज़ी से होता है और बहुत ही हाई प्रेशर पर होता है। जो ब्लड है वो वहाँ पर उसको पंप कर रहा है, और पंप की वजह से जो इनकी प्रेशर है वो बहुत हाई होगा। और उसकी वजह से ही जो हमारी धमनियाँ हैं, जो आर्टरीज़ हैं, इनकी जो वॉल होती है, जो इनके किनारे होते हैं, इनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, वो थिक होती है, वो मोटी होती है, और साथ में लचीली होती है, इलास्टिक होती है। अगर मैं वेंस की बात करूं तो ये क्या करती हैं, जैसे हृदय से हमारे डिफरेंट पार्ट तक ब्लड गया, उसके बाद वहाँ से जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गई और ब्लड सेल के अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को फिर से हमारे हार्ट तक ले जाने का काम कौन करती हैं, वो हमारी वेंस करती हैं, शिरा करती हैं। तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। इसमें भी एक्सेप्शन है, कौन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी शिरा। ये क्या करती है, ये शुद्ध रक्त को लेकर जाती है हमारे हृदय तक। देखिए, आर्टरीज जो हैं वो हृदय से लाती हैं, और जो वेन्स होती हैं, जो शिरा होती हैं, वो हृदय तक लेकर जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को। अब देखिए, क्योंकि ये लेकर जा रही हैं तो यहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, वो थिन होती है, थोड़ी पतली होती है। अब देखिए, इनके अंदर जो होता है कुछ वेल्व्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करती हैं, ब्लड जो होता है वो सीधा ऊपर की तरफ को ही फ्लो करता है, वापस नहीं आता। अब देखिए, जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गई, तो वहाँ पर एक्सचेंज हुआ गैस का। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैस क्या डायरेक्ट हो रहा है कि डायरेक्ट आर्टरी से धमनी में जा रही है, धमनी से शिरा, आर्टरी से डायरेक्ट वेन में जा रही है, नहीं। आर्टरीज और वेन के बीच में होती हैं आपकी केशिकाएं, कैपिलरीज। ये क्या कराती हैं, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर, वो किसकी मदद से होता है, वो हमारा केशिकाओं की मदद से होता है। याद रखिए, ये काम कौन करती हैं, केशिकाएं करती हैं। ये एक्सचेंज ऑफ गैस से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, या फिर जो हार्मोन हैं, या फिर जो वेस्ट हैं ब्लड और टिश्यू सेल के बीच में, उनका एक्सचेंज कराती हैं आपकी क्या होता है, कैपिलरीज। यहाँ पर देखिए, ये रहा कैपिलरीज, केशिकाएं, यहाँ पर ये एक्सचेंज करा देती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये जो कैपिलरीज होती है ना, जो इनकी नलियाँ होती हैं, वेन्स होती हैं, वो सबसे पतली होती हैं, ठीक है, बहुत पतली होती हैं। अब यहाँ पर लिखा है पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी आर एक्सेप्शन। ये मैंने तुम्हें बता दिया था बच्चों कि जो फुफ्फुस धमनी है और फुफ्फुस शिरा है, ये दोनों एक्सेप्शन हैं। जो फुफ्फुस पल्मोनरी वेन है, ये देखिए यहाँ पर पल्मोनरी वेन, देखिए यहाँ पर कार्य कैसे होता है, मैं आपको पूरा समझा देती हूँ। हमारा जो ब्लड है, यहाँ पर जो ब्लड कह रहे हैं हार्ट, ये हमारा हार्ट है, हृदय है। इसमें हमारे 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर जो होते हैं वो आपके एट्रियम कहलाते हैं, एलिंद कहलाते हैं। और जो नीचे के 2 चैम्बर होते हैं इसमें, वो जो कक्ष होते हैं, वो इसमें क्या कहलाते हैं, वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं, निलय कहलाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा हृदय है, जो हमारा हार्ट है, वो 4
चैम्बर में बट जाता है, ये 2 ऊपर के चैम्बर और ये 2 नीचे के चैम्बर। तो जो सबसे पहले ब्लड होता है वो हमारे राइट एट्रियम में आता है, राइट वाले एट्रियम जो हमारा दायां अलिंद है उसमें आता है, और उसके बाद क्या होता है, ये नीचे की तरफ हमारे दाएं वेंट्रिकल्स में निलय के अंदर जाता है, और वहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होकर, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होकर ये हमारी पल्मोनरी वेन की सहायता से हमारे कहाँ आता है, हमारे बाएं एट्रियम में आता है, हमारे बाएं तरफ के निलय में आता है। तो हुआ क्या, जो हार्ट में था, हार्ट में से जो था आर्टरीज ने क्या करा, जो हमारा रक्त है वो लंग्स तक लेकर गई, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेकर जा रही हैं, कौन, हमारी पल्मोनरी आर्टरीज। जबकि आर्टरी क्या करती हैं, वो शुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी एक्सेप्शन है, लेकिन ये हार्ट से ले जाने का ही काम कर रही हैं। पल्मोनरी हार्ट से जो आर्टरीज होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, वो लेकर जाती हैं, और वेन जो है वो लेकर जाती हैं, और वेन जो है वो वापस हार्ट तक उसको पहुंचाती हैं। तो हार्ट से हमारे लंग तक, बॉडी पार्ट तक लेकर जा रही है आर्टरी, लेकिन कैसा रक्त है यहाँ पर, अशुद्ध रक्त है। उसके बाद वो ऑक्सीजनेट होता है, और उसके बाद वो पल्मोनरी वेन की सहायता से, शिरा की सहायता से हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है, और उसके बाद वो फिर इस तरह से आर्टरीज में जाता है। फिर हमारा वो जो वेन्स है, फिर उसको अशुद्ध रक्त वो वापस लाती हैं, फिर ये अशुद्ध रक्त जो है हमारे लंग्स तक जाता है, और शुद्ध होने के बाद हमारे यहाँ आता है। ये शुद्ध रक्त हमारी आर्टरी की सहायता से हमारे शरीर में जाता है ना। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर चलता रहता है। पहले जो अशुद्ध रक्त है वो आर्टरी की सहायता से हमारे लंग्स में जाता है, फिर ये, और जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स क्या कर देता है, वो इसको शुद्ध करके, जो शुद्ध वाला रक्त है वो पल्मोनरी वेन लेकर आ रही है, और वहाँ से फिर ये आर्टरीज की सहायता से हमारे पार्ट्स में जाता है, और वहाँ से फिर से वेन्स जो हैं हमारे हार्ट तक इसको वापस ले आती हैं। तो इस तरह से पूरा काम यहाँ पर होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो है वो यहाँ पर एक्सेप्शन है, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप टॉपिक सीरीज़ में पढ़ें, वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको बताया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ब्लड जो है वो फर्स्ट कहाँ एंटर करता है, हमारे राइट एट्रियम में, दाएं अलिंद में आता है, उसके बाद हमारे दाएं वेंट्रिकल निलय के अंदर जाता है, और ऑक्सीजनेट होने के बाद जब लंग उसको ऑक्सीजनेट कर देता है, उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाती है ब्लड के अंदर, तो वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में बाएं निलय के अंदर आकर पल्मोनरी वेन की सहायता से पहुंचता है। ये रही पल्मोनरी वेन, इनकी सहायता से ये इधर की तरफ आ जाता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पंप करता है एक तो हमारा हार्ट ब्लड को, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखना है कि आर्टरी, जो धमनियाँ होती हैं वो हृदय से लेकर जाती हैं, चाहे देखो यहाँ पर हो, यहाँ पर भी लेकर जा रही हैं, चाहे यहाँ से यहाँ तक लेकर जा रही हैं, लेकिन ये हृदय से क्या कर रही हैं, लेकर जा रही हैं। लेकिन वो जो वेन होती हैं, जो शिराएं होती हैं, वो हृदय तक वापस लाती हैं, चाहे वो इधर से शुद्ध को ला रही हों, चाहे वो इधर से अशुद्ध को ला रही हों। तो वेन जो है वो हृदय तक वापस लाती हैं, और आर्टरी, जो धमनियाँ होती हैं, वो हृदय तक लाने के बाद उसको वापस हमारी बॉडी में पहुँचाती हैं। अब यहाँ पर ये लिखा है, जैसे जो एनिमल होते हैं स्पॉन्जी और हाइड्रा, ये क्या होते हैं, इनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, क्या स्पॉन्जेस और हाइड्रा में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? नहीं, ये वाटर की सहायता से, जो वाटर होता है ये उसी को लेते हैं, और वहीं से जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस पानी की सहायता से ही बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किडनी की। देखिए, पंप होने के बाद जो है ब्लड है वो हमारी किडनी तक भी आता है। किडनी क्या करती हैं, हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं। तो फिल्टर का काम जो है वो हमारी किडनीज करती हैं, ठीक है। ब्लड को फिल्टर करना होता है, हमारी 2 किडनी होती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड होता है उसके अंदर यूज़फुल और हार्मफुल सब्सटेंस दोनों होते हैं। तो जो यूज़फुल सब्सटेंस, जो लाभदायक पदार्थ हैं, वो तो हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में वापस चले जाते हैं, लेकिन जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो किडनी क्या करती है, उनको फिल्टर कर देती है, और वाटर की सहायता से, ठीक है, डिज़ोल्व इन, वो जो होते हैं, जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो रक्त से निकलकर हमारे वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो रिमूव्ड हो जाते हैं, कैसे, एज अ यूरिन। तो जो यूरिन पास हो रहा है वो किडनी ही क्या कर रही है, रक्त को फिल्टर कर रही है, और वहाँ से जो ब्लड फिल्टर हो रहा है, जो वेस्ट हैं वो डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, और वो फिर वो यूरिन की सहायता से बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद जो यूरिन है, यूरिन तो एंड में पास होगा, तो वो किस तरह से जाता है, ये पूरा प्रोसेस सीटेट में 2 बार पूछा गया है। सबसे पहले किडनी
होंगी, ब्लड को फिल्टर करा, ठीक है। उसके बाद जो यूरिन बना है वो यूरिन जो है यूरेटर क्या होती हैं, ये ट्यूब्स होती हैं, दोनों ट्यूब्स हैं यूरेटर। इन यूरेटर ट्यूब्स की सहायता से ये जो यूरिन होता है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है, और यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेथ्रा होता है, जहाँ पे ओपनिंग होती है, जहाँ से हमारा जो यूरिन है बॉडी से बाहर निकल जाता है, यूरेथ्रा जो होता है उसके बाद ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो सही सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। किडनी से यूरिन जो है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, किसके थ्रू, हमारी जो ट्यूब्स होती हैं, जो ये यूरेटर्स होती हैं। तो सबसे पहले किडनी, उसके बाद यूरेटर, उसके बाद यूरेटर से ये हमारी जो ट्यूब्स हैं उनकी सहायता से हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिनरी ओपनिंग होती है जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं, उसकी सहायता से ये जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है। और यही सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जो ये यूरिन होता है इसमें 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है। यही क्वेश्चन सीटेट में आया है कि यूरिन कंसिस्ट व्हाट, यूरिया। तो ऑप्शन में यूरिया था तो 2.5% यूरिया, वाटर नहीं था ऑप्शन में। वाटर तो होता ही होता है, लेकिन 2.5% इसमें यूरिया होता है, और 2.5% इसमें कुछ अदर वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं हमारे यूरिन में। तो इस तरह से किडनी जो है फिल्टर कर देती हैं हमारे ब्लड को, ठीक है। तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन में ही आता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारी किडनी, यूरेटर, फिर हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब मिलकर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना देती हैं। अब देखिए, जब किडनी कभी कभी हमारी सही से फंक्शनिंग नहीं करती, तो उस समय ब्लड फिल्टर नहीं होता और फिर यूरिन भी पास नहीं होगा, तो उस समय इंसान को डायलिसिस, एक मशीन होती है जिसकी थ्रू फिर क्या होता है, ब्लड को फिल्टर कराया जाता है, जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, और यही प्रोसेस आपका डायलिसिस कहलाता है। बहुत लोगों का आपने सुना होगा कि डायलिसिस होता है, तो डायलिसिस में यही होता है, उनकी किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही होती है, तो वो काम आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस वहाँ पर करता है। अब जो फिश होती है, फिश जो होती है, मछली जो है, वो अपने वेस्ट को एक्सक्रीट करती है, किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, जिसे हम क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। और वो जो अमोनिया है वो डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाता है कहाँ पर, वाटर में। अब देखिए, जो प्लांट होते हैं ना, वो भी बहुत सारा पानी रिलीज़ करते हैं अपनी लीफ से, अपनी पत्तियों से। किस प्रोसेस की सहायता से, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में होता क्या है, देखिए, प्लांट जो सॉइल है उसमें बहुत सारा पानी रूट्स की सहायता तक उन तक पहुंचता है, कौन से टिश्यू से, जाइलम से, ठीक है। कौन से टिश्यू से पानी जो है प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचता है, याद रखिएगा, वो कौन सा ऊतक है, कौन सा टिश्यू है, वो आपका जाइलम होता है। तो जाइलम की सहायता से पानी पहुंचता है, तो बहुत सारा पानी होता है, तो कुछ ही पानी चाहिए होता है प्लांट को, और उसके बाद जो बचा हुआ पानी होता है ना, वो प्लांट के लीव्स की सहायता से एज इट इज़ वेपर बन के बाहर निकल जाता है, और यही प्रोसेस आपका ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। और जो हमारे लीव्स के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, उनकी सहायता से ये पानी बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर जो पानी बाहर निकलता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, वो सकन पुल होता है, मतलब खिंचाव होता है उसमें। जैसे आप जूस पीते हैं तो स्ट्रॉ उसमें डालते हैं, तो स्ट्रॉ में क्या करते हैं, आपको खींचना पड़ता है, तो सेम ऐसा ही खिंचाव इसके अंदर होता है। और यहाँ में क्या होता है, पानी जो है वो बाहर निकल जाता है, और इसी वजह से जो प्लांट का आसपास का एरिया होता है वो कैसा होता है, वो काफ़ी ठंडा होता है, ठीक है। तो यही पूरा आपका ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। और इस पानी को कौन पहुँचाता है, ये जाइलम पहुँचाता है, जाइलम ऊतक, जाइलम टिश्यू। और जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है प्लांट के अंदर, वो कौन करता है, वो आपका फ्लोएम टिश्यू करता है, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, जाइलम जल को करता है, पानी को करता है, और जो फ्लेम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कराता है हमारा प्लांट के जो अलग अलग पार्ट होते हैं उन तक, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो कुछ लैंड एनिमल होते हैं जैसे कि बर्ड, लिजर्ड, स्नेक, ये क्या एक्सक्रीट करते हैं, ये एक सेमी सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं जो कि वाइट कलर का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड। तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा, लिजर्ड, बर्ड, स्नेक एक्सक्रीट सेमी सॉलिड वेस्ट वाइट कलर्ड कंपाउंड, व्हाट इज दैट। तो वो जो वाइट कलर्ड कंपाउंड होता है वो आपका यूरिक एसिड होता है। तो
ये थे आपके दोनों इम्पॉर्टेंट चैप्टर और यहाँ से पूरी उम्मीद है कि इस बार आपको क्वेश्चन देखने को मिले और मुझे लगता है ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज रात को हम इनके जो 9 बजे वाली क्लास होती है उसमें हम तीनों टॉपिक के जो हमारा रिप्रोडक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन वाला हो गया ये और हमारा रेस्पिरेशन वाला हो गया, इन तीनों के प्रीवियस ईयर देख लेंगे। और कल को जो 30 नवंबर होगी उसमें हम सॉइल वाला चैप्टर और एक आपका कंबस्शन वाला चैप्टर है वो देख लेंगे और उनके प्रीवियस ईयर देख लेंगे और वहीं पे हमारी जो थ्योरी है वो रैप अप हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह मैम के साथ जुड़े रहें।